2023 से ही न्यू टैक्स रेजिम को एज अ डिफॉल्ट रेजिम में कर दिया गया। इसका मतलब है अगर आप अपना प्रेफरेंस शो नहीं करते हैं कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फॉलो करना चाहते हैं तो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से ही आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एडवांटेज है वो है कि एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। तो हर इंडियन चाहता है कि वो अपनी टैक्सेबल इनकम को कम से कम कर पाए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस और इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि आप करते हैं, आपको पता ही नहीं होता है और वो उसमें आप टैक्सेशन में बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे 2 वीडियोस बनाती हूं, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है HRA एग्जेम्पशन। अगर आप एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं और आपके सैलरी में HRA का कंपोनेंट है तो आप HRA के अमाउंट पे एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं और ये सेक्शन 10 के अंडर में आता है। इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको चेक करना होता है और तीनों में से जो मिनिमम होता है उस पे आपको HRA में एग्जेम्पशन होता है। फर्स्ट इज एक्चुअल HRA आपको कितना मिलता है। सेकंड, 50% ऑफ बेसिक प्लस DA फॉर दोस्त जो कि मेट्रो सिटी में रहते हैं, 40% अगर आप नॉन मेट्रो में रहते हैं। इसके अलावा एक्चुअल रेंट आप कितना पे कर रहे हैं माइनस 10% ऑफ बेसिक एंड DA। तो तीनों में कैलकुलेट करना होगा और पता लगाना होगा कि कौन सा मिनिमम है, उसके हिसाब से आपको टैक्सेशन में एग्जेम्पशन मिलेगा। लेट्स से एक पर्सन है अजय, वो इंदौर में रहते हैं और इंदौर नॉन मेट्रो में आता है। देख लेते हैं उनकी मंथली सैलरी कितनी है। उनकी मंथली सैलरी है 62,500 रुपीज। उनका बेसिक है 25,000, DA अलाउंस है 5,000 रुपीज। तो बेसिक प्लस DA हो गया 25,000 रुपीज। HRA उनको मिलता है 5,000 का और जिस घर में रहते हैं उसका रेंट है 10,000 रुपए। अब क्विकली कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं तीनों में से कौन सा मिनिमम है। 40% ऑफ बेसिक एंड DA आ जाता है 10,000 रुपीज। HRA उनको मिलता है 5,000 रुपए और एक्चुअल रेंट पे माइनस 10% बेसिक सैलरी प्लस DA हो जाता है 7,500 रुपीज। तीनों में से मिनिमम है 5,000 रुपए। मतलब 5,000 रुपए हर महीना उनको एग्जेम्पशन मिल सकता है। पूरे साल में हो जाएगा 12x5 विच इज 60,000 रुपीज के टोटल अमाउंट पर वो HRA में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 10। अब मान लीजिए आप सैलरीड नहीं हैं, आपका अपना बिजनेस है या आप फ्रीलांसर है और अगर आप रेंटेड घर में रहते हैं तो उस केस में आप कैसे डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। तो उसमें आता है सेक्शन 80GG। उसमें भी 3 क्लॉजेस होते हैं और जिसमें मिनिमम होता है उसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है अगर जितना भी आप रेंट पे करते हैं माइनस 10% ऑफ आपकी टोटल इनकम। सेकंड क्लॉज आता है 25% ऑफ योर टोटल इनकम। थर्ड आता है 5,000 रुपीज पर मंथ। नॉर्मली इसमें ये जो थर्ड क्लॉज होता है 5,000 रुपीज पर मंथ वो मिनिमम हो जाता है, तो आप उतने के अमाउंट पर HRA में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो वो भी हो जाता है 60,000 रुपीज का। तो मतलब अगर आप सैलरीड हैं तो भी आप HRA में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप नॉन सैलरीड है, बिजनेसमैन है, फ्रीलांसर है, उस केस में आप अंडर सेक्शन 80GG एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। थर्ड है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर आपका एम्प्लॉयर PF काटता है तो उस केस में वो PF की कंट्रीब्यूशन पर आप अंडर सेक्शन 80C डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। PF की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी सैलरी से जितना PF का अमाउंट कटता है उतने ही एडिशनल कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर को भी करना होता है और ये जो अमाउंट होता है वो 12% ऑफ बेसिक एंड DA होता है। लेट्स से अजय की बेसिक एंड DA कितना होगा 12% ऑफ 25 के, जो कि हो जाता है 3,000 रुपए। यहाँ पर पूरे साल में वो 36,000 रुपीज तक के अमाउंट पे डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। अब नेक्स्ट आता है ट्यूशन फी। लेट्स से अगर आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, स्कूल जा रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज जा रहे हैं तो उस केस में आप उनकी एजुकेशन के लिए फंड करते होंगे और उस फी में ट्यूशन फी का कॉम्पोनेंट होगा। तो उस ट्यूशन फी के कॉम्पोनेंट पे आप 80C के अंडर में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। मतलब ये पूरा फी नहीं होगा, ट्यूशन फी का वो पर्टिकुलर कंपोनेंट पर ही आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं और आपको ये डिडक्शन क्लेम करने की ऑप्शन मिलती है अगर आपकी 2 चाइल्ड है। अब आ जाते हैं स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। अगर आपने घर खरीदा है उसकी परचेज की वैल्यू पर आप कुछ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पे करते हैं जो कि तकरीबन 7% के आसपास में होता है। आपने जितना भी अमाउंट रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में पे किया है उस अमाउंट पर आप 80C के अंडर में 1.5 लाख तक के अमाउंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जिस साल में आपने वो अमाउंट पे किया है एज रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और स्टैम्प ड्यूटी उसी साल में आपको ये डिडक्शन क्लेम करना होगा। इसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं होम लोन के बारे में। होम लोन के केस में जो आप प्रिंसिपल पे करते हैं उस पे आप 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बेनिफिट मिल जाता है इंटरेस्ट के केस में। आप होम लोन पे जितना भी इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करते हैं ना, वहां पर एक लिमिट होती है 2 लाख रुपीज तक की। आप 2 लाख तक के अमाउंट पर एनुअली
इंटरेस्ट पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल एग्जेम्पशन जो होता है, अगर आप होम लोन लेते हैं तो 3.5 लाख का होता है, तो ATC के अंडर में आप 1.5 लाख रुपीज के अमाउंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और सेक्शन 24 के अंडर में इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट आता है, वहां पर लॉस अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी में आप 2 लाख तक के अमाउंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी कंडीशंस होती हैं कि जिस सिटी में आपका घर है वहां पे आप नहीं रह रहे, आप किसी दूसरे सिटी में रह रहे हैं, तो उस केस में क्या आप दोनों क्लेम कर सकते हैं? HRA भी रेंटेड घर के लिए क्लेम कर सकते हैं, और जो घर आपकी दूसरी सिटी में है उसके होम लोन के इंटरेस्ट पे भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर बस ये देखना होगा कि जो आपको रेंट उस घर से आ रहा है वो आप टोटल टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगी, और उसके बाद इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का पूरा कैलकुलेशन होगा। मान लीजिए कि जो दूसरे सिटी में आपका घर है वहां से आपको 20,000 का रेंट आ रहा है, तो उस केस में वो जो 20,000 का रेंट है वो आपकी एनुअल इनकम में ऐड हो जाएगा, लेकिन फिर आपका जो भी इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट होगा, जो भी प्रिंसिपल का कॉम्पोनेंट होगा, वो टैक्सेबल इनकम से रिड्यूस हो जाएगा। एजुकेशन लोन, अगर आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने स्पाउस के हाई एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है, चाहे इंडिया में पढ़ाने के लिए या अब्रॉड में पढ़ाने के लिए, तो उस केस में वहां पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं ना, वहां पे आप अंडर सेक्शन 80 डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो इंटरेस्ट आप जितना भी पे करते हैं, पूरे के पूरे अमाउंट में आपको टैक्स में रिलीफ मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा एक्सपेंस है जहां पर आप टैक्सेशन में बेनिफिट उठा सकते हैं, और कितने लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है। यहाँ पर कंटिन्यूसली 8 ईयर्स तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो लेट्स से आपने 10 लाख का लोन लिया है एट द रेट ऑफ 10%, ड्यूरेशन है 8 ईयर्स का, तो अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आप 1.4 लाख तक का अमाउंट सेव कर सकते हैं अंडर टैक्सेस, और इससे जो आपका वो जो हाई एजुकेशन का कॉस्ट था वो तकरीबन 7% तक रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको प्रूफ सबमिट करना होगा, जो भी आपने लोन स्टेटमेंट है, जिस भी लेंडर से आपने लोन लिया उसका स्टेटमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा एज अ प्रूफ। अब आ जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में। मान लीजिए अगर आपके सेल्फ हैं, आपको या आपके किसी डिपेंडेंट को कोई बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत हाई है, तो उस ट्रीटमेंट के कॉस्ट पे भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 DDB। अच्छा, यहाँ पे लिमिट कितने तक की होती है? पर इंडिविजुअल 40,000 तक के अमाउंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके इसमें आप 60,000 तक के अमाउंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पे करते हैं ना, वो कवर्ड नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट डिडक्शन के बारे में, जो कि है 80DD एंड 80U। दोनों ही सिमिलर है और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। 80DD के अंडर में क्या होता है, अगर आपका कोई डिपेंडेंट डिसेबल है, डिसेबिलिटी का शिकार है या इल है, तो उस केस में भी आप उनके ट्रीटमेंट के कॉस्ट पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर वो डिसेबिलिटी 40 to 80% तक की है तो आप 75,000 तक के अमाउंट पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर वो डिसेबिलिटी मोर देन 80% है तो उस केस में 1,25,000 तक के अमाउंट पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब सेक्शन 80U के अंडर में अगर आपको किसी तरीके की डिसेबिलिटी है तो उस केस में आप अंडर सेक्शन 80U डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लिमिट सेम ही होगी, जो मैंने डिपेंडेंट के केस में लिमिट बताई, सेम लिमिट 80U के अंडर में भी अप्लाई होगी। और लास्ट में बात कर लेते हैं डोनेशंस की। कितने लोग ना डोनेशंस भी करते हैं बहुत तरीके के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, और ना गवर्नमेंट ने एक लिस्ट इश्यू कर रखी है। अगर इन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को आप डोनेशन करते हैं तो उस केस में अंडर सेक्शन 80G आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लिमिट होती है, मतलब जितना भी आप डोनेशन कर रहे हैं उसके 50% से लेकर 100% तक के अमाउंट पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और वो अमाउंट आपकी जितनी भी एनुअल इनकम है उसके 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप कोई डोनेशंस कर रहे हैं तो उस तरीके के एक्सपेंस पे भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये थे इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंसेस जो कि आप करते हैं, और कितनी बार टैक्स पेयर्स को पता ही नहीं होता है कि उन पे भी वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।